तो चैप्टर नेम इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 11th क्लास बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। A business enterprise is an institutional arrangement to form any business activity। माने व्हाट इज बिजनेस एंटरप्राइजेस, हमें कोई भी बिजनेस का एक्टिविटी करना है, सेल, परचेज, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, तो कोई भी हम काम करेंगे उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो बिजनेस एंटरप्राइज इस क्यों बनाई जाती है बिजनेस एंटरप्राइजेस? टू डू बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस की एक्टिविटीज को करने के लिए हम ये सारे काम करते हैं, है ना। इफ यू वांट टू डू एनी बिजनेस एक्टिविटी सो वी नीड एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और उसी प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं बिजनेस एंटरप्राइज और आल्सो कॉल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं एंटरप्राइज वर्ड यूज करता हूं तो यही वही बात है, माने कौन सा हम सेटअप बनाएं, कौन सा हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो, इसी की बात यहां पे की जा रही है। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन। अब जितनी भी हमारी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं उसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। 3 कैटेगरी हो गई आपकी, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट एंटरप्राइज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पर्सन। इसे कौन मैनेज करता है? प्राइवेट पर्सन। जैसे आप, मैं, है ना, जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो उसके मालिक होते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, टाटा इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, है ना, और इस टाइप के भी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो प्राइवेट प्लेयर्स उनको प्ले करते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन मैनेज करता है? नॉर्मली एंटरप्राइज आर मेंटेन्ड और मैनेज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में दोनों आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ज्वाइंट सेक्टर जिनमें दोनों का होता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी होती है कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, दोनों उसको मैनेज करते हैं। माने प्राइवेट भी इसको मैनेज कर रहा है, साथ में गवर्नमेंट भी मैनेज कर रही है। ठीक है, दोनों का शेयर होता है, दोनों मिलके काम करते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, नहीं, रिलायंस तो प्राइवेट प्लेयर है, रिलायंस इज अ प्राइवेट प्लेयर, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है इसके अंदर, रिलायंस इज अ प्राइवेट प्लेयर। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, लाइक हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ठीक कह सकते हैं, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है इसके अंदर। नॉन कॉर्पोरेट, अब यहां पर जो प्राइवेट है इसके भी 2 टाइप हमने डिफाइन किए, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म्स एंड नंबर 2 कॉर्पोरेट फॉर्म। नॉन कॉर्पोरेट में जो ओनर है उसकी लायबिलिटी नॉर्मली अनलिमिटेड होती है, माने वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉर्पोरेट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट करते हैं, ये मेन डिफरेंस है। माने कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट में क्या फर्क है? कॉर्पोरेट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म तो हो गया कि सब कुछ अपना ही है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट। मैं नॉन कॉर्पोरेट में नॉट कंसिडर एज सेपरेट एंटिटी, उसको हम सेपरेट एंटिटी नहीं मानते, नॉट कंसिडर एज सेपरेट, अलग है, हमारा बिजनेस अलग है। बिल्कुल, इसमें हम मानते हैं जो बिजनेस कर रहा है वही जिम्मेदार है हर चीज के लिए। जबकि कॉर्पोरेट में क्या होगा, कंसीडर एज सेपरेट एंटिटी, इसको हम एक सेपरेट एंटिटी मानकर चलते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं नॉन कॉर्पोरेट के अंदर अगर देखें तो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये 3 मेन है। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको हम डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप, और तीसरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कॉर्पोरेट में कौन होगा? सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। कंपनी दो टाइप की होती है, वो डिस्कस करेंगे आगे। और तो ये और टाइप्स यहाँ पे थोड़ा सा और हैं इसके अंदर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। तो ये थोड़ा एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। मेन तो 2 हैं आपके पास, कौन कौन से? प्राइवेट के अंदर ये जो टाइप्स हैं, के अंदर 2 हैं, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और कॉर्पोरेट फॉर्म। नॉन इन केस ऑफ कॉर्पोरेट और ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, द आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर। ये मैं आपको बता चुका हूँ, कॉर्पोरेट में क्या होगा, जो आइडेंटिटी है वो अलग है, ओनर से हम उसको अलग मान के चलते हैं। जबकि कॉर्पोरेट में क्या होता है,
दोनों की जो आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। यही इसका मेन डिफरेंस है जो हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। क्लियर है। नाउ वी कम ऑन द पॉइंट सोल प्रोप्राइटरशिप। अब वन बाय वन सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स अ बिजनेस ओन्ड, फिनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। माने एक ही आदमी पूरा बिजनेस कर रहा है, वन मैन आर्मी, हु इज रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियर ऑल रिस्क। मैं इसको बोलूंगा, क्या बोलेंगे इसको, वन मैन आर्मी, है ना। सब कुछ वही कर रहा है, दिस इज कॉल्ड वन मैन आर्मी। एक ही आदमी है, वही पूरा रिस्क उठा रहा है, सारा कुछ वही कर रहा है। तो वी कैन से दैट दिस इज वन मैन आर्मी बिजनेस। फाइनेंस भी उसका है, चला भी वही रहा है, कंट्रोल भी वही कर रहा है, सारा प्रॉफिट लॉस उसका होगा और सारे रिस्क जो बिजनेस के हैं वो भी उसी के होंगे। इट इज सुटेबल इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से टाइप के लोगों के लिए सुटेबल होता है। सुटेबल फॉर इन एरिया ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज लाइक ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, जहाँ टीचर्स है ना, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल ओरिएंटेड माने आपको अपनी पर्सनल सर्विसेज देनी होती है। तो वो सभी चीज़ों के लिए ये बेस्ट होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। फायदे क्या है, सिंगल ओनरशिप, एक ही आदमी है, कंट्रोल उसी के हाथ में होता है पूरा, पावर ऑफ फुल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसके अलावा नो सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं है, ओनर और बिजनेस को एक ही मानते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उसकी। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, आपको कोई खास फॉर्मेलिटीज करनी नहीं होती। नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व सच, कभी भी दुकान खोल लो और बंद कर दो, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं। आज अगर मार्केट में सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है तो वो भी कौन है, एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है, ही इज अ सोल प्रोप्राइटर। कभी भी सब्जी बेचना शुरू कर दो, कभी बंद कर दो। कभी भी आपने कोई शॉप ओपन कर लिया सामान का, फिर बाद में बंद कर दिया। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। सोल रिस्क बियरर्स, ये मेन है, सारा रिस्क उसका होगा, अनलिमिटेड रिस्क होगा और सारा प्रॉफिट भी वही कमाएगा। तो दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। फायदे क्या हैं इस टाइप के बिजनेस के, मेरिट्स पता होनी चाहिए। व्हाट इज मेरिट्स? नंबर 1, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज करना बहुत इजी होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, आपको लगता है मैंने कुछ पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप बोलते हैं ये काम मैंने क्रिएट किया है, मेरे द्वारा ये सारा काम किया गया है। लाइबिलिटी क्या है आपकी? अनलिमिटेड है। द लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड इन केस द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट्स डेट, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर्स कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग डेट। आई थिंक ये पॉइंट आपका मेरिट्स में नहीं आना चाहिए था, it will be on demerits. No legal formalities, sole risk bearer and profit recipient. तो ये इससे कुछ बातें हैं। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस में लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस उसके पास बहुत लिमिटेड है, जितना उसके पास पैसा है वही वो इन्वेस्ट कर सकता है और थोड़ा बहुत बोरिंग कर सकता है। मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड है, प्रोफेशनल्स नहीं है उसके पास, जैसे मार्केटिंग का अलग रखा हुआ है आपने, फाइनेंस को डील करने का अलग बंदा रखा हुआ है, माने हर फील्ड का आपका बंदा भी अलग अलग है, ऐसा नहीं है, सारे काम वो खुद ही कर रहा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऑफ कोर्स सोल ट्रेडर कंपेल हिम टू अवॉइड रिस्क एंड बोल्ड बिजनेस डिसीजंस। अनसर्टेन लाइफ है, उसकी लाइफ है तो बिजनेस चल रहा है, लाइफ खत्म बिजनेस खत्म, डेथ है, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इलनेस हो जाए तो क्या होगा, बिजनेस एंड कैन लीड टू इट्स क्लोजर, बिजनेस बंद हो जाएगा। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस को वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि कैपिटल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो कैपिटल रिसोर्सेज लिमिटेड है उसके पास। सुटेबिलिटी किसके लिए होती है, किसके लिए बेटर होते हैं इस तरह के बिजनेस? वेयर द पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर इज रिक्वायर्ड एज अ टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, वेयर गुड्स आर अनस्टैंडर्डाइज्ड लाइक आर्टिस्टिक ज्वेलरी, माने कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेचते हैं, फिक्स नहीं है,
व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, सबको एक ही चीज मिलेगी। एंड व्हाट इज अनस्टैंडर्डाइज्ड, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो चीज मिलेगी। वेयर मॉडेस्ट कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल आर रिक्वायर्ड। भाई जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। आप टेलरिंग शॉप पे गए तो जैसे आपको बाल कटवाने हैं वैसे बाल काटेगा वो, कोई ऐसा नहीं कि बात होगी हमेशा ऐसे ही बाल काटूंगा, ऐसा नहीं है ना। ब्यूटी पार्लर में आप गए, जैसा आपको मेकअप करवाना है वैसा करवाओगे। डॉक्टर के पास गए, जैसा आप ट्रीटमेंट चाहोगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीस लेगा और ट्रीटमेंट देगा। माने सेल्फ पर्सनल सर्विसेज ज़्यादा होती हैं इसके अंदर। तो हमारा जो प्रोडक्ट है दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, सबके लिए एक नहीं है। हम अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना जो प्रोडक्ट है वो बदलते रहते हैं। मॉडेस्ट कैपिटल है, कैपिटल कम है, और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, स्किल जितना उसके पास उतना ही होगा। आर रिक्वायर्ड एज इन केस ऑफ रिटेल स्टोर। बिजनेस वेयर रिस्क इज नॉट एक्सटेंसिव, जहाँ बिजनेस है वहाँ रिस्क बहुत कम है। लेसर फ्लक्चुएशन इन प्राइस एंड डिमांड। स्टेशनरी शॉप जैसे खोल लिया तो ये छोटे मोटे बिजनेस के लिए सुटेबिलिटी होती है, रिस्क कम है, चलो भाई हम सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर लेते हैं। क्योंकि रिस्क तो अगर ज़्यादा होगा तो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे हमें इस सिस्टम को अवॉइड करना चाहिए। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये सेकंड क्राइटेरिया है आपका। पहला हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट इज ओन्ड बाय द मैनी मेंबर ऑफ इंडिया अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली। एक खानदानी बिजनेस होता है हिंदू फैमिली का, तो कौन इसको मैनेज करता है, ओन करता है बिजनेस को? मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली एंड मैनेज्ड बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। और जो फैमिली का सबसे पुराना आदमी होता है, ओल्ड एज पर्सन, उसको बोलेंगे कर्ता। कर्ता कौन है? उस फैमिली का मुखिया। इट इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ। एक हिंदू लॉ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को करने के लिए उसको हम उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। आपका उस फैमिली में जन्म हो गया तो आप उसके ऑटो मेंबर बन गए। माने मेंबरशिप किस पर डिपेंड करती है? आपको उस फैमिली में बर्थ हुआ तो आप उस फैमिली के ऑटोमेटिकली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर बन चुके हैं। तो आपकी जो मेंबरशिप है वो कहीं से सिलेक्शन नहीं होता, डिपेंड ऑन बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। फॉर्मेशन फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। दो लोग तो कम से कम होना ही चाहिए। एंड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। और कुछ पुरानी प्रॉपर्टी, कुछ असेट्स आपकी ऐसी होनी चाहिए जो इनहेरिटेड है, आपको मिली है। मेंबर बाय बर्थ, मेंबर कैसे बनेगा फैमिली बिजनेस का? बाय बर्थ। अब यहाँ पे 2 सिस्टम है मेंबरशिप के लिए जो HUF को फॉलो करते हैं। एक होता है दया भागा सिस्टम और एक होता है मिताक्षरा सिस्टम। दया भागा सिस्टम में क्या होता है? इट प्रिवेल इन वेस्ट बंगाल एंड अलाउ बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स टू को पार्टनर। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही उसके मेंबर्स होते हैं। अगर मेल पैदा होगा वो भी मेंबर बन जाएगा, फीमेल होगी वो भी मेंबर बन जाएगी। मिताक्षरा में क्या होता है? इट प्रिवेल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड अलाउ ओनली मेल मेंबर्स टू बी को पार्टनर। तो आप मिताक्षरा सिस्टम के अंदर HUF बनाओगे तो खाली जो मेल मेंबर हैं वही उसके को पार्टनर या मेंबर्स माने जाएंगे। जबकि दया भागा में क्या होता है? अगर वेस्ट बंगाल में मेरे को हिंदू बिजनेस, लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी क्या है उसकी? अनलिमिटेड, बट ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन प्रॉपर्टी। माने कोई गड़बड़ होगी तो कर्ता को पकड़ लेंगे, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन जो बाकी मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब कितनी लाइबिलिटी होगी? जितना फैमिली प्रॉपर्टी में उनका शेयर है। पर्सनली उनसे कुछ पैसा नहीं लिया जाएगा, बट लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। और सर जो प्रॉफिट है वो सब में बटेगा, बिल्कुल कर्ता के अनुसार सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कॉन्टिन्यूटी, ओके। द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ कर्ता। इन सच केसेस द नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर्स बिकम द कर्ता। जैसे कर्ता की डेथ हो गई तो जो अगला मेल मेंबर होगा सबसे बड़ा वो उसका ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाएगा। माइनर मेंबर, माइनर कैन आल्सो बिकम फुल फ्लैश मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस। माइनर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो उसका फुल फ्लैश मेंबर बन सकता है। फायदे क्या हैं? इफेक्टिवली कंट्रोल। फैमिली बिजनेस है तो कंट्रोल क्या होगा? जबरदस्त होगा।
the Karta can promptly take decision as he has the absolute decision making power. Continued business existence, death, lunacy of Karta will not affect the business as next eldest member. माने बिजनेस चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा. ऑल मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है कर्ता को छोड़कर. इट गिव्स देम अ रिलीफ. सीक्रेसी, कंप्लीट सीक्रेसी रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजंस कैन बी मेंटेन्ड बाय कर्ता. क्योंकि फैमिली बिजनेस है तो सीक्रेसी मेंटेन करना आसान हो जाता है. लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, इट हेल्प इन सिक्योरिंग बेटर कोऑपरेशन एंड ग्रेटर लॉयल्टी फ्रॉम ऑल द मेंबर्स हु रन द बिजनेस. एक लॉयल्टी और एक कोऑपरेशन क्रिएट होता है क्योंकि सारे लोग उसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं. लिमिटेशंस क्या है? वही लॉ जो सोल प्रोप्राइटरशिप में दी. लिमिटेड कैपिटल है, लायबिलिटी ऑफ कर्ता लिमिटेड है, डोमिनेंस ऑफ कर्ता. कर्ता जो कहेगा वो चलेगा, आपको मंजूर हो ना हो. और यही एक रीजन है कि जो जॉइंट फैमिली बिजनेस है वो बंद होने लगे हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है. लोग कर्ता को मानते नहीं हो, कहते हमारे हिसाब से काम होता नहीं है, जो वो कहते हैं वही चलता है, तो बड़ा अजीब सा हो जाता है. हेस्टी डिसीजन ये बार से 3 to 1 गो क्यों हो रहा है? हेस्टी डिसीजंस एज कर्ता इज ओवरबर्डन्ड विद वर्क. कर्ता में बहुत ज्यादा होता है बर्डन, तो ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉपर डिसीजन ना ले पाए, अनबैलेंस्ड डिसीजन ले पाए. लिमिटेड मैनेजरियल स्किल ऑफ कर्ता. कर्ता का स्किल क्या है? अगर नहीं है उसमें स्किल तो क्या होगा? इट्स क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम. क्योंकि डिसीजंस किसके लिए जाएंगे? कर्ता के. उसे काम करना आता नहीं है, सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड पार्टनरशिप. क्या होता है इसमें? पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन एग्री टू कैरी ऑन सम बिजनेस जॉइंटली. सब मिलके काम कर रहे हैं और एंड शेयर्स प्रॉफिट लॉस. और जो भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस होगा वो सभी उसको आपस में शेयर करेंगे. फीचर्स, 2 or more पर्सन होने चाहिए. There must be at least 2 person to form a partnership. मैक्सिमम 10 हो सकते हैं इन बैंकिंग बिजनेस, और यदि नॉन बैंकिंग है तो 20. माने कुछ अगर आप पार्टनरशिप में बैंक भी खोल सकते हैं, बैंकिंग बिजनेस कर सकते हैं, तो बैंकिंग बिजनेस अगर करोगे तो मैक्सिमम 10, और नॉन बैंकिंग बिजनेस करोगे पार्टनरशिप में तो 20 से ऊपर मेंबर नहीं हो सकते. एग्रीमेंट, बैंकिंग अनबैंकिंग मतलब समझ नहीं आया. एग्रीमेंट, इट इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स विच मे बी ओरल और रिटिंग. एक एग्रीमेंट हो सकता है पार्टनर में जो ओरल हो या राइटिंग में हो. लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं सब. इट कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम लॉफुल बिजनेस. डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, और वो डिसीजन लेते हैं सब मिलके. अनलिमिटेड लायबिलिटी है. म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा इनके बीच में. माने कोई भी पार्टनर कोई काम करता है तो बाकी सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और दूसरे के काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा. दिस सिस्टम इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप. एवरी पार्टनर इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एंड ऑफ द फर्म. माने हर पार्टनर एजेंट है किसका? बाकी पार्टनर्स का भी या फर्म का भी. और एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर एक्ट परफॉर्म्ड बाय अदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. और सेम वे में वो एजेंट तो है ही, लेकिन 2 औरों के कामों के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है. तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द पार्टनर्स. लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, फर्म्स एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय डेथ, लुनेंसी. पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनर की डेथ हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि फर्म जो है वो बंद हो जाए और फर्म को हमें डिसॉल्व करना पड़े. फायदे क्या हैं? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. बनाना बहुत आसान है, बंद करना बड़ा आसान है. लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रोप्राइटर की तुलना में यहाँ पर रिसोर्सेज आपके पास कुछ ज़्यादा हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि आप आउटसाइडर्स को भी पार्टनर बना रहे हैं बिजनेस के अंदर. तो उस केस में क्या होगा? व्हेन आउटसाइडर बिकम पार्टनर, तो वो भी अपना कैपिटल लेकर आ सकता है. तो इन कंपेयर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड HUF, कैपिटल ज़्यादा मिल सकती है आपको. बैलेंस डिसीजन होगा, सब पार्टनर मिलकर डिसीजन लेंगे. शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क आपका डाइवर्ट होगा, जितने पार्टनर्स हैं सब में बढ़ेगा रिस्क. सीक्रेसी, प्रॉफिट विल बी सीक्रेट. जो बिजनेस के डिसीजंस हैं उसमें एक सीक्रेसी मेंटेन्ड होगी और पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को पार्टनर इन सीक्रेट्स को किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकते. लिमिटेशंस क्या हैं?
फिर भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक बात है, प्रोप्राइटर से ज़्यादा हो गए लेकिन फिर भी लिमिटेड है, 10 या 20 लोग ही आप मेंबर बना सकते हो। लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो है ही है। कॉन्टिन्यूटी किस पर डिपेंड करती है? सब पार्टनर सर्वाइव कर रहे हैं, कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, डेथ हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस खत्म होने की कगार पे आ जाए। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पार्टनर्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट एक्वायर्ड टू पब्लिश देयर रिपोर्ट एंड अकाउंट्स, माने कोई जरूरत नहीं है कि आप पब्लिक को अपने रिपोर्ट्स या अकाउंट्स दिखाएं, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। माने पब्लिक कभी भी आपके बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं बनाएगी, वो हमेशा आपके बिजनेस को डाउटफुल मामले में देखेगी कि अंदर बिजनेस क्या चल रहा है, क्योंकि जो बिजनेस की रिपोर्ट्स हैं और जो अकाउंट्स हैं वो आपको डिस्क्लोज तो हुआ ही नहीं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स, डिफरेंट टाइप के पार्टनर्स हमारे पास हैं। जनरल एक्टिव पार्टनर्स, सच अ पार्टनर टेक्स एक्टिव पार्ट इन द, ये कौन है एक्टिव पार्टनर? जो मैनेजमेंट के डे टू डे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म दो ही इन्वेस्टेड मनी, शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनलिमिटेड लाइफ, सब कुछ होता है लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर कौन होगा? ही पार्टिसिपेट इन बिजनेस सीक्रेटली विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज एसोसिएशन विद द फर्म्स टू जनरल पब्लिक। ठीक है, हिज लायबिलिटीज आल्सो क्या है? अनलिमिटेड, माने बिजनेस इसको डिस्क्लोज नहीं करती, वो अलग से पर्दे के पीछे छुपा रहता है एज अ सीक्रेट पार्टनर, जनरल पब्लिक को नहीं बताया जाता। हाँ, लेकिन लायबिलिटी उसकी भी है। नॉमिनल पार्टनर, सच अ पार्टनर ओनली गिव हिज नेम एंड गुडविल टू द फर्म, नेम और गुडविल देता है। ही नीदर इन्वेस्ट मनी नॉर टेक्स प्रॉफिट, बट हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, माने ना तो वो पैसा लगाता। हाँ सर, फिर लायबिलिटी क्यों अनलिमिटेड है? लायबिलिटी उसकी जैसे और पार्टनर्स की है वैसे ही मानी जाएगी, बस वो अपना नाम और गुडविल देता है फर्म को काम करने के लिए। आई थिंक नॉट टेक्स प्रॉफिट में ऐसा नहीं आएगा, कुछ उसकी सैलरी या कमीशन तय करेंगे जो उसको बिजनेस से मिलेगा, नॉट एज अ प्रॉफिट, लेकिन कुछ पार्ट उसको मिलता रहेगा एज अ बिजनेस एक्टिविटीज, लाइक कमीशन कह सकते हैं आप उसको। जैसे नॉमिनल पार्टनर है वो प्रॉफिट भी लेगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पार्ट तो लेगा। पार्टनर्स बाय एस्टॉपल, he is the one who is he by his word or conduct give impression to the outside world that he is a partner of the firm, माने वो लोगों को बता रहे कि वो पार्टनर है लेकिन वो पार्टनर है नहीं। लेकिन अगर फर्म में कोई लायबिलिटी इंकर्ड हो गई थर्ड पर्सन की तो उसको पकड़ लेंगे, भाई तूने कहा था कि तू पार्टनर है, जबकि वो पार्टनर है नहीं, तो वो लायबल तो हो जाएगा। हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी who was entered into dealing with him on the basis of his pretension, माने उसकी बातों में आकर थर्ड पार्टी ने ये मान करके वो उस फर्म में पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट कर दिया और फर्म को उससे कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो उसके लिए वो भी जिम्मेदार होगा। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, he is the one who is falsely declared partner of the firm whereas actually he is not, and even after becoming aware of it, he does not deny it. His liability is unlimited towards the party who deal with the firm on the basis of his declaration. माने पता चलने के बाद भी वो डिनाई नहीं कर रहा कि हाँ मैं पार्टनर हूं, वो कह रहा है बार बार ये बात। पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट में क्या फर्क हुआ? अपने वर्ड से या कंडक्ट से वो ये दिखा रहा है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, और यहाँ पे क्या कर रहा है? वो डिक्लेयर कर दिया उसने, कंडक्ट नहीं कर रहा, वो खाली शो नहीं कर रहा, डिक्लेयर्ड कर रखा है उसने कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं बाय होल्डिंग आउट, जबकि वो है नहीं। माइनर केस नहीं कर सकती कंपनी? हाँ बिल्कुल कर सकती है कि कंपनी उस पर कार्यवाही करेगी, 100% करेगी। माइनर एज अ पार्टनर, ए माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 years. Since a minor is not capable of enlarging into a married agreement, एग्रीमेंट तो नहीं कर सकता, he cannot become partner of the firm, तो फर्म का वो पार्टनर नहीं बन सकता, ये बेसिक रूल है। However, a minor can be admitted to the benefit of any existing partnership. हाँ, उसको हम ऐसा बेनिफिशियरी बना सकते हैं फर्म के अंदर पार्टनर विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैन बी एडमिटेड बेनिफिट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द, बाकी सब पार्टनर राजी हो जाए, फर्म बनी हुई है तो हम उसको एज अ बेनिफिशियरी एडमिट कर सकते हैं।
इसका मतलब है कोई फर्म को प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, लॉस में वो जिम्मेदार नहीं होगा. ही कैन नॉट बी आस्क्ड टू बियर द लॉसेस. हिज लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द existence of the capital contributed by him. Will not be eligible to take an active part in the management of the firm. माने फर्म के एक्टिव डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और जो उसकी लाइबिलिटी है वो खाली उतने अमाउंट तक मान जाएगी जितना उसने फर्म के अंदर अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया हुआ है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, माने कितने समय के लिए आपने बनाई उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं. तो पार्टनरशिप एट विल, माने जब मर्जी करेगा तब छोड़ देंगे. दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स, माने जब तक आप चाहो तब तक चलाओ, जब मन करे बंद कर दो. पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ये जून वर्ड मिसप्रिंट हो रहा है. स्पेसिफाइड पीरियड माने किसी कुछ समय के लिए किसी काम के लिए आपने बनाई पार्टनरशिप, जब वो काम पूरा हो गया तो आपने अपनी जो पार्टनरशिप है उसको ब्रेक कर दिया. दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जनरल पार्टनरशिप. दिस लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड एंड जॉइंट. रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल. ठीक है, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा वो कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जबकि ये कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. तो जनरल जो हम बातें करते हैं वो क्या है? जनरल पार्टनरशिप. लाइबिलिटी, सबकी पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, जॉइंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल. ये एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप है. लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होगा? द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर एज द अदर पार्टनर्स में हैव लिमिटेड. ऐसे ये बना सकते हो, लेकिन जो फर्म का रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है. यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ. इट इज ये जो जनरल पार्टनरशिप है इसके अंदर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. दिस इज नॉट लिमिटेड. दिस इज द वर्ड ऑफ, क्या वर्ड है? अनलिमिटेड. ये मिसप्रिंट हो रहा है. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट, सभी जिम्मेदार हैं. ठीक है, दिस वर्ड इज अनलिमिटेड. जबकि लिमिटेड में क्या होगा? एक की तो अनलिमिटेड करनी पड़ेगी, बाकी सब चाहें तो लिमिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होना चाहिए. जबकि जो जनरल पार्टनरशिप है उसमें आप छोड़ सकते हैं, ना कराओ कोई दिक्कत नहीं है. एक पार्टनरशिप डीड बनती है. व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, द रिटन एग्रीमेंट ऑन अ स्टैम्प्ड पेपर. माने एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसमें पार्टनरशिप की टर्म्स कंडीशन लिखी होती है. इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो आपको चल जाएगा पता क्या क्या होता है. फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस लोकेशन, फर्म का ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट कितना कितना कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसको सैलरी मिलेगी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. माने बेसिक जो पार्टनरशिप के बारे में बातें हैं वो सभी इस डीड में लिखी हुई होती है. नाउ वी कम ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप. रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी. पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी नहीं है. आप करवाना चाहो करवाओ, नहीं चाहते मत कराओ. लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्लिगेशंस लगाई हुई हैं कि अगर आप नहीं कराओगे तो आपको ये सब कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे. Registration of the is not compulsory, it is optional, but it is always beneficial to get the firm registered. The consequence of non-registration of firm are as follows. Number one, partner of an unregistered firm cannot file suit against the firm or the partner. अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो आप किसी पार्टनर के खिलाफ या फर्म के खिलाफ कोई भी सूट माने कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते. The firm cannot file a suit against third party. और फर्म किसी थर्ड पार्टी माने आउटसाइडर्स के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती, और ना ही फर्म पार्टनर्स के खिलाफ एक्शन ले सकती. तो ये कुछ बातें हैं. माने अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो ये सब बातें एप्लीकेबल होंगी. तो बेटर क्या है कि हम अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें. नहीं कराएंगे तो सारे जो कॉन्सिक्वेंस हैं ये आपको फेस करने पड़ेंगे. तो मैंने आपको क्या बताया अभी अबाउट
partnership society. A cooperative society is a voluntary association of person of moderate means who unite together to protect and promote their common economic interest. माने कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं voluntarily, unite together to protect and promote their economic interest, अपने economic interest के फायदे के लिए. तो फीचर्स क्या है? पहली बात voluntary association है. Everyone having a common interest is free to join a cooperative society and can also leave the society after giving proper notice. जो चाहे वो ज्वाइन कर ले और जो चाहे वो अपना नोटिस देकर सोसाइटी का बिजनेस छोड़ सकता है. लीगल स्टेटस है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी आपको करवाना पड़ेगा. इट इज कंपलसरी एंड इट गिव्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी. और जो आपका बिजनेस है वो सेपरेट लीगल एंटिटी की फॉर्म में माना जाएगा. लिमिटेड लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी कितना है? जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया इन द सोसाइटी, नॉट अबाउट दिस. डेमोक्रेटिक कंट्रोल है. मैनेजमेंट कंट्रोल लाइज द मैनेजिंग कमिटी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बाय गिविंग वोट. आप वोट के थ्रू कंट्रोल करेंगे भाई कौन कौन बिजनेस को चलाएगा. एवरी मेंबर हैज वन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड. कितने किसी का कितने भी शेयर डजंट मैटर, हर एक आदमी का एक वोट माना जाएगा. सर्विस मोटिव, द मेन काम क्या है इसका? टू सर्व इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू मैक्सिमाइज. जो मेंबर्स उनके बेनिफिट के लिए काम किया जाए, ना कि खाली प्रॉफिट कमाने के लिए. बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं इनको. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, द प्रॉफिट ऑफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय मेंबर एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. आपने कितना कैपिटल लगाया उससे मतलब नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय मेंबर्स. ठीक है, कौन सा मेंबर कितना बिजनेस लेके आ रहा है, कितना काम कर रहा है, उसके ऊपर उसका जो सरप्लस प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा. क्या फायदे हैं इसको बनाने के? एक्सरसाइज ऑफ फॉर्मेशन, एक्साइज ऑफ फॉर्मेशन. 10 लोग कम से कम चाहिए. रजिस्ट्रेशन का भी काफी ऐसा इजी है एंड इट रिक्वायर वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज. लिमिटेड लाइबिलिटी है. स्टेबल एग्जिस्टेंस है. अगर मेंबर चला भी गया तो क्या होगा? उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंबर बन जाएगा. इकोनॉमी इन ऑपरेशन ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन एंड वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट्स मेंबर. माने कोई मिडिल मैन नहीं है, आप डायरेक्ट मेंबर्स जो हैं उन्हीं से बातचीत होती है, तो काम करना थोड़ा इकोनॉमिकली हो जाता है. गवर्नमेंट सपोर्ट पूरी रहती है. गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ लोन, है ना, वो सब चीजें गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी. लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, सब्सिडाइज एंड बाय चार्जिंग लेस टैक्सेस. तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स देती है. सोशल यूटिलिटी, इट प्रमोट्स पर्सनल लिबर्टी, सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन. They help to prevent concentration of economic power in few hands. तो सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? अमूल मिल्क. अमूल क्या है? एक सोसाइटी मूवमेंट है. कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, सोसाइटी बैंक होते हैं. कोई आपने कहीं मकान लिया तो उसकी भी सोसाइटीज होती हैं. वो सभी एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट्स हैं और जो उसके मेंबर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए वो काम किए जाते हैं. लिमिटेशंस क्या है? कैपिटल लिमिटेड है, जो मेंबर्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वही होता है. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, कई बार मैनेजमेंट इनएफिशिएंट, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं. इजी पॉइंट है, वही सारे चल रहे हैं पॉइंट. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मानी ये बनाई जाती है फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स. हाँ बस आई थिंक मेरे ख्याल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. इट सीक्स टू एलिमिनेट मिडिल मैन बाय एस्टैब्लिशिंग अ डायरेक्ट लिंक विद द प्रोड्यूसर्स. जो माल बना रहा है और जो माल जिसको बेचा जा रहा है डायरेक्ट डील की जाती है ताकि जो मिडिल मैन है वो खत्म हो जाए. जैसे ये नॉर्मली जो कंज्यूमर सोसाइटीज हैं, आप इसको ऐसे मान सकते हैं, ये जो आपका फार्मर्स हैं, फार्मर्स का इसका बेस्ट एग्जांपल है. फार्मर्स की सोसाइटी बनाकर हम डायरेक्ट माल किसान से लेकर मार्केट में बेचते हैं.
बीच के मिडिल मैन को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, द मेन एम इज टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु कैन नॉट इजीली कलेक्ट वेरियस आइटम ऑफ प्रोडक्शन एंड फेस सम प्रॉब्लम इन मार्केटिंग। तो आपको प्रोड्यूसर है, आप स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है आपके पास, तो सोसाइटी के थ्रू आपको मीन ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। दीज सोसाइटीज परचेज रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट एंड अदर आइटम इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज में खरीद के फिर जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको रीजनेबल प्राइसेस पर ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, इन सभी के अंदर जो सोसाइटीज वर्क करती है उनको बोलते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्मॉल फार्मर्स जॉइन टुगेदर and pool their resources for cultivating their land collectively। ये होता है, छोटे किसान हैं तो मिलकर सबने ज्वाइन कर लिया और एक बड़ा लैंड इकट्ठा कर लिया, सबने मिलकर लैंड कंबाइन कर लिए और बड़े लैंड पर खेती की, और जो भी प्रॉफिट लॉस आया वो अपने लैंड के रेशियो के हिसाब से आपस में बांट लिया। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट सोसाइटी क्या करती है, अपने मेंबर्स को लोन देती है, उधार देती है पैसा और उनसे इंटरेस्ट लेती है ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पूरी हो जाए। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, द मेन एम इज टू प्रोवाइड हाउसेस टू द पीपल विद लिमिटेड मीन्स, इनकम एंड रीजनेबल प्राइसेस। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, ऐसा नहीं यही होती है, और भी हो सकती हैं। मेन जो थे वो मैंने आपको बताए। तो इस लेक्चर में मैंने आपके साथ 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली, और चौथा भी ये डिस्कस कर लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये इसका मेन पॉइंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी, तब जाके चैप्टर आपका ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। सो नाउ अभी इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, अगेन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।